हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद वर्षा। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और आज हमारा है लेक्चर नंबर 10। ठीक है, और लेक्चर नंबर 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी। ठीक है, हमने 4 एप्लीकेशंस पढ़ी थी। ठीक है, उसमें से एक जो एप्लीकेशन है हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये 4 एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एक तो कलर वाली थी, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स वाली थी, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाली और एक हाई स्पिन लो स्पिन वाली। ठीक है, तो हम पहली वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, पहली वाली एप्लीकेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसको हम किससे एब्रीवेट करते हैं? OOC, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको हम लिखते हैं IOC। ठीक है, जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम स्पिन फ्री बोलते हैं। ठीक है, उनमें हम स्पिन की पेयरिंग नहीं करते। ठीक है, और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है जिसमें हम स्पिन पेयर करते हैं, तभी तो हम डी ऑर्बिटल, इनर वाला डी ऑर्बिटल यूज कर पाते हैं, है ना? ठीक है, और जो स्पिन फ्री होते हैं उनको हाई स्पिन बोलते हैं। ठीक है, पेयरिंग नहीं हो रही। और इसमें क्या होता है? स्पिन पेयर करते हैं, उसमें लो स्पिन करते हैं, मतलब लो स्पिन बोलते हैं उसको। ठीक है, और हाई स्पिन जो होता है वो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होता है और लो स्पिन होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सब हम ऊपर वीबीटी में और सीएफटी में डिस्कस कर चुके हैं। वीबीटी ने OOC और IOC का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, सीएफटी ने ये तीनों कॉन्सेप्ट सीएफटी ने दिए थे। ठीक है, और जो ये चीज़ है जो मैं बता रही हूँ, ये आउटर ऑर्बिटल स्पिन फ्री और हाई स्पिन वीक फील्ड वाली, और इस साइड इनर ऑर्बिटल स्पिन पेयर्ड लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है? D4 to D7। ठीक है, मतलब D0, D1, D2 एंड D3। ठीक है, ये तो ऑलवेज क्या होती है? इनर ऑर्बिटल। और D8, D9 और D10, D8, D9 और D10 ये ऑलवेज क्या होते हैं? आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, अब बोनस इन्फॉर्मेशन आप ऐड करिए इसमें। बोनस इन्फॉर्मेशन क्या है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑलवेज हाई स्पिन होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो ऑलवेज हायर देन डेल्टा टी। ठीक है, इनकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये डेल्टा टी होता है ना, ये स्मॉल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है उसमें क्या होता है? पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से फिलिंग होती है। ठीक है, ये मैंने उल्टा कर दिया, ऑक्टाहेड्रल का बना दिया मैंने गलती से। इसमें क्या होता है? T2 एंड E, T2 एंड E। इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है? 1 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नहीं होता, नेक्स्ट पे जाता है T2 में 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें होता है हाई स्पिन और लो स्पिन का केस अराइज होता है। ठीक है, हाई स्पिन में क्या होता है? नो पेयरिंग, और लो स्पिन में क्या होता है? पेयरिंग। इन केस ऑफ, साथ में ये भी ऐड करना है, इन केस ऑफ D4 to D7, इसमें भी इन केस ऑफ D4 to D7। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको कि D0, D1, D2, D3 ये ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और D8, D9 और D10 ये हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फोर्थ है, इन टेट्राहेड्रल एंड हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुन्स रूल इज फॉलोड। ठीक है, इसमें क्या होता है? हुन्स रूल फॉलो होता है, मतलब एक बार ऑर्बिटल जो है वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाता है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, हुन्स रूल यही होता है कि एक बार सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक बार आ गया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये तो क्या हो गया? टेट्राहेड्रल का। ठीक है, ये T2 है, ये E है। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, इसमें भी क्या होता है? पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, पेयरिंग नहीं होती तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल और हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल में तो हुन्स रूल फॉलो होगा, बट इन ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन हुन्स रूल डज नॉट फॉलो। इसमें क्या होता है? पहले ही पेयरिंग हो जाती है, मतलब T2G में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं 1 2 3 4, यहाँ ना जाके यहाँ पे पेयर हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमने कौन सी वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर ली? कौन सी वाली? हाई स्पिन लो स्पिन वाली। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कौन सी एक्सप्लेन कर रहे हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें क्या होता है? इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ठीक है, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन इट इज पैरामैग्नेटिक। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट,
देन इट इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब इसमें आगे क्या है, अ टर्म मैग्नेटिक मोमेंट इज यूज्ड हियर फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट एक टर्म यूज होती है मैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय गॉय बैलेंस। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। ठीक है, इसको ज़्यादा बस एक गॉय बैलेंस याद रख लेना इसको। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं एग्जाम में, है ना, मतलब नीट में तो नहीं पूछेगा, बट केवी पीजीटी में और इनमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पूछ सकता है, इस बैलेंस के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। ठीक है, और ये किस में कैलकुलेट होता है, बीएम, बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सटेंस कैसे कैसे हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसमें और क्या आगे लिखा हुआ है कि अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुज वेट इज मोर in the presence of external magnetic field than in the absence of external magnetic field is known as paramagnetic substance। ये क्या कह रहा है कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये सब्सटेंस है, ठीक है, ये अभी आइसोलेटेड है, अभी हम इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बी नॉट अप्लाई कर रहे हैं इस पर, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इसको रेनफोर्स करेगा, मतलब इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे जिसको, जो सब्सटेंस है। ठीक है, और ये जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, उसका वेट किस में ज़्यादा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक कौन सा होगा, अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज दैट हुज वेट इज लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसका जो वेट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें तो प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसमें कम होगा, इसमें प्रेजेंस में ज़्यादा होगा। ठीक है, वेट का मतलब क्या है, एम जी। एम क्या होता है, मास, और वेट क्या होता है, एम जी, मतलब जी से, स्मॉल जी से 9.8 वैल्यू होती है इसकी शायद। ठीक है, अप्रॉक्स इसकी 10 लेते हैं फिजिक्स में। तो ये जो होता है वेट जो है एम जी होता है। ठीक है, और मास एम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेट की बात कर रहा है, मतलब ये एम जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं आपसे, आपसे सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन और नॉट अनपेड इलेक्ट्रॉन इनके बारे में ही पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, दो प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन कर दी, एक तो मैंने कर दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको, हाई स्पिन लो स्पिन। अब हम कर रहे हैं एक्सप्लेन्स वेदर अ कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेदर अ कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल और नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंसिडर अ रिएक्शन, कोई भी हम कोई रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये मेटल है, ये n लिगेंड्स है, n इज नंबर ऑफ लिगेंड्स, और ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये प्लस माइनस x लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे k जो है वो क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हियर k इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। k यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ k मोर स्टेबल इज द कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। क्या है कि जितनी ज़्यादा k की वैल्यू आएगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल होगा। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है, अ रिएक्शन इज, दिस रिएक्शन इज इन बिटवीन मेटल आयन एंड द लिगेंड्स, इज एन एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, ये एसिड बेस रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये पाई एसिड लिगेंड है, यहाँ पे ये डोनर है लिगेंड, और यहाँ पे ये क्या है, एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लिगेंड लुईस बेस। ठीक है, मतलब एक एक्सेप्ट कर रहा है और एक डोनेट कर रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी तरीके से होता है ना, मेटल और ये लिगेंड इस तरीके से होता है। तो ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, तो ये क्या होता है, रिएक्शन इज इन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड इज एन एसिड बेस रिएक्शन। हियर के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, वेयर इट इज हाई
sorry, when it is high, it means complex is thermodynamically stable. Stability of complex is also depends on chelation. जो हमने लिगेंड्स पढ़े थे, जैसे इथेन 1,2 डायअमीन, इथाइलिन डायअमीन है फॉर एग्जांपल, ये ट्राइइन है, डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, इनमें क्या होता है, किलेशन होता है, मतलब रिंग बनती है। हमने पढ़ा था ना डेंटिसिटी की कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेंटिसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिंग्स प्लस 1, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पढ़ा था। तो इनकी स्टेबिलिटी अगर वहाँ पे चिलेशन हो रहा है या किलेशन हो रहा है, तो वो भी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू वो जहाँ पे वो बनता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोबाल्ट है, EN का थ्राइस, एक तो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है CONH3 6+2। तो इसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें क्या बनेगी, रिंग्स बनेगी, किलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन कर दी, हाई स्पिन लो स्पिन वाली, ठीक है। दूसरी कौन सी थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और थर्ड कौन सी थी, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ है एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या है, रीजन फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शो कलर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन द विजिबल रीजन। कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर किस लिए देता है, DD ट्रांजिशन की वजह से, और वो ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, विजिबल रीजन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सब्सटेंस है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स है, सब्सटेंस बोल लो या फिर इसको कॉम्प्लेक्स बोल लो, ठीक है। इस पर हमने वाइट लाइट डाली, ठीक है, ये वाइट लाइट है, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। या तो पूरी वाइट लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, तो कैसा कलर आएगा, ब्लैक कलर, ठीक है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ऑल रिफ्लेक्टेड, सारी रिफ्लेक्ट हो जाए, एब्जॉर्ब ना होके कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो कैसा कलर होगा, वाइट कलर, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, सम एब्जॉर्ब एंड सम रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये मिक्स होंगी और जनरेट अ न्यू कलर, दैट इज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि क्या होगा इसमें, DD ट्रांजिशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका एक्साइटेशन होगा, जैसे ये DD ट्रांजिशन, ये T2G से EG में चला गया, तो ये ग्राउंड स्टेट है और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो अगर ये वाला जो ट्रांजिशन है, अगर ये विजिबल रीजन में होता है, विजिबल रीजन, तो कॉम्प्लेक्स हमें कलर देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील है, ठीक है, विबग्योर है इसका नाम, VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर है। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे V लिखा, BGYOR, V से वॉयलेट, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री व्हील है, मतलब ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो वो कलर कौन सा देगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज देगा, ठीक है। ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो रेड देगा, रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन देगा, ठीक है। येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वॉयलेट देगा, वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा तो येलो देगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, व्हाट कलर इज एब्जॉर्ब्ड बाय कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो है कैसे कलर का होता है, ये तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, हम लैब में भी देखते हैं, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ब्लू कलर का अगर ये होता है तो इसका मतलब ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता होगा, ऑरेंज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज, क्योंकि इसमें हमने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑरेंज एब्जॉर्ब करके जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा वो कौन सा देगा, ब्लू कलर, ठीक है। नेक्स्ट है द कलर ऑफ Cu2Cl2, इसका कलर बताना है हमें। देखो ये कैसे स्प्लिट होगा, 2Cu पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। Cu पॉजिटिव का मतलब क्या है, Cu D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फुली फिल्ड है, तो ये कैसा कलर देगा, वाइट कलर। सारी लाइट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। D10 है ये सिस्टम।
D10 है मतलब कि ये कलर नहीं देगा, ये विजिबल रीजन में नहीं है, तो ये कैसा कलर होगा, वाइट कलर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, इसमें 2-3 क्वेश्चंस और हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।